नमस्कार। आज हम दूरदर्शन के स्टूडियोज़ में उपस्थित हैं और एक बहुत विशेष कार्यक्रम के संबंध में राउंड अप 2021 और मेरे साथ इस समय स्टूडियोज़ में प्रेजेंट हैं बहुत ही वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर शशिकांत, जो एक लीडिंग न्यूज़पेपर में काम कर चुके हैं और इस समय जर्नलिज्म डिपार्टमेंट में प्रोफेसर हैं और हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी में बच्चों को शिक्षित कर रहे हैं। बहुत ही सीनियर और प्रोमिनेंट जर्नलिस्ट डॉक्टर रचना गुप्ता, जो इस समय सीनियर मोस्ट मेंबर हैं पब्लिक सर्विस कमीशन हिमाचल प्रदेश में, आज मेरे साथ यहाँ स्टूडियोज़ में हैं और हम चर्चा करेंगे कि पिछला जो साल ख़त्म होने वाला है उसमें क्या क्या उपलब्धियाँ रही, क्या क्या बड़ी घटनाएं हुई, किन लोगों को हमने खोया है और आगे जो लास्ट सेगमेंट रहेगा उसमें हमारी क्या आगे व्हाट इज़ द वे फॉरवर्ड हम करेंगे। अश्विनी जी, इससे पहले आपका परिचय भी हम दर्शकों को दे दें क्योंकि आपने अपना परिचय नहीं दिया। अश्विनी जी एक बहुत ही वरिष्ठ पत्रकार हैं और इंडियन एक्सप्रेस में ब्यूरो चीफ रहे हैं बहुत सालों तक शिमला में, उसके बाद बीबीसी के साथ ही रहे और आजकल आउटलुक के साथ ये काम कर रहे हैं। चलिए, थैंक यू वेरी मच। मुझे लगता है कि हम तीनों के बीच एक अच्छी चर्चा रहेगी। जो इस साल में हुआ है, साल तो ख़त्म होने वाला है और हम एक दृश्य में देखेंगे कि क्या क्या हुआ है। सबसे पहले डॉक्टर रचना गुप्ता, मैं आपकी तरफ आता हूँ। आप बताएंगे कि क्या रहा, साल की शुरुआत कैसे रही, बीच में क्या क्या हुआ और हम इस समय कहाँ पे खड़े हैं। डॉक्टर अश्विनी, आपने बड़ा अच्छा इंट्रोडक्शन सारा ब्रीफ किया कि किस तरह से हम तीनों जर्नलिस्ट रहे हैं और अपने अपने अखबारों में हमने एक बेहतरीन काम करने की कोशिश की है। तो आपको याद होगा कि हम हर साल के एंड में, मतलब 31 तारीख से पहले ईयर एंडर्स प्लान करते थे। तो अब भले ही हम जर्नलिज्म में उस ढंग से हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ फ़र्क हो गई हैं, लेकिन ये हम सोच से बाहर नहीं निकाल सकते कि कम से कम हमारा जो बीता साल गया उसको हम कैसे रिव्यू करें। मुझे लगता है डॉक्टर अश्विनी कि जो ये साल गया, ये वो साल था जो सदियों तक ऐसा साल किसी ने देखा नहीं। मैं कोविड के संदर्भ में बात कर रही हूँ और ऐसी पीड़ा जो हर घर में हुई, हर सरकार ने देखी, एक देश ने नहीं पूरी दुनिया भर ने देखी। हालांकि पिछली साल भी इसका काफ़ी ज़्यादा प्रभाव था, लेकिन इस साल पिछले साल के मुकाबले बहुत ज़्यादा इफेक्ट रहा इन टर्म्स ऑफ डेथ देखी जाए। लेकिन खास बात आते आते, जैसे आधा साल बीता, उसके आते आते होप्स भी बहुत आई। जैसे हम एक बड़े कठिन दौर से गुजरे, वो ऐसे पेंडेमिक था जिसके लिए कोई भी व्यक्ति, सरकार या देश प्रिपेयर नहीं था, कुछ भी प्रेडिक्टेड नहीं था। लेकिन अच्छा ये हुआ कि वैक्सीनेशन से इसका बचाव हुआ और ऐसी वैक्सीनेशन देश दुनिया के साइंटिस्ट ने अपनी अपनी जगह पे सब जगह में बहुत कम टाइम पे इसको इजाद किया लोगों को देने के लिए। हिमाचल के तौर पर खास तौर पर देखते हो, हिमाचल देश का पहला राज्य ऐसा बना जिसने फर्स्ट वैक्सीनेशन जो है वो पूरी करी बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ टाइम में। हालांकि अभी भी इसका इम्पैक्ट है। मुझे लगता है कि ये एक बहुत बड़ा घटना थी। हिमाचल में और भी काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी हुई, इससे जुड़ी हुई चीज़ें बहुत होती रही। लोगों के रोजगार इफेक्ट हुए, साथ में आपका कृषि, व्यापार और रूटीन वर्किंग हर तरह से प्रभावित हुई। मुझे लगता था ये तो बहुत बड़ा जी। डॉक्टर शशिकांत जी, आप बहुत एक्टिव जर्नलिस्ट रहे हैं अपने टाइम पे और अभी भी बच्चों को जिस तरह से शिक्षित कर रहे हैं आप, अगर आप नज़र दौड़ाएं, कोविड, सबसे बड़ी पीड़ा कोविड ने क्या दी है? कि हर व्यक्ति ने, मुझे लगता है हर दूसरे तीसरे घर में कोई ना कोई, जैसे रचना जी ने कहा कि ऐसी डेथ हुई, परिजन अपने खोए सबने, और कहीं कोई ऐसी वो एक ऐसा जो कभी ना पूरा होने वाली क्षति जो थी वो लोगों ने देखी इस दौरान। और जो लोग ठीक भी हुए वो एक ऐसे कड़वे अनुभव से गुजरे जिन्हें अस्पतालों में एडमिट रहना पड़ा, और जो लोग उस पीड़ा से गुजरे वो हालांकि ठीक हो गए, लेकिन शायद वो उस बात को, उस अनुभव को कभी जिंदगी में नहीं पाएंगे। और अगर हिमाचल की आप बात करें तो मुझे लगता है कि वीरभद्र सिंह हमारे जो मुख्यमंत्री रहे, 6 बार के मुख्यमंत्री रहे, कोविड के कारण वो भी इस दौर से गुजरे हैं, उस दौर से गुजरे और अब वो हमारे बीच आज नहीं है। इसी तरह से नरेंद्र बरागटा, जो कि हम लोगों के जर्नलिज्म में जब हम लोगों ने शायद पत्रकारिता शुरू की थी, उनकी राजनीति शुरू हुई थी और एक बड़े जुझारू नेता थे और उनको याद किया जाएगा कई कारणों की वजह से। तो उन्हें भी कोविड के कारण हम लोगों ने खोया है। तो ये साल अगर हिमाचल की दृष्टि से देखें तो अगर अपनों को खोने का दर्द हर किसी ने पाया है, तो हिमाचल की राजनीति ने भी धुरंधर नेता अपने
खोए हैं जिन्हें कि वर्षों तक याद रखा जाएगा। इसके अलावा ये साल अगर आप कहें कि छात्रों के हिसाब से, स्टूडेंट्स के हिसाब से, एक तो मैं समझता हूँ कि जो बच्चे जिन्होंने अभी पढ़ाई शुरू की है, नर्सरी के बच्चे या केजी के बच्चे, उन लोगों को स्कूल जाने का मौका ही नहीं मिला। और बिना स्कूल के अगर आप देखें जो बच्चे अभी अपना जीवन शुरू कर रहे हैं, या जो बच्चे अपने फाइनल स्टेज पे हैं, ऐसी जगह जहाँ पे करियर बनता है, बिल्कुल, तो वो बच्चे, उन लोगों को सबसे ज़्यादा शायद इसका नुकसान उठाना पड़ेगा अपनी लाइफ में, क्योंकि वो एक ऐसे दौर से गुजरे जो समय फिर वापस नहीं आएगा। और हर क्षेत्र ने वैसे इसको सहा है। टूरिज्म क्षेत्र की बात करें तो हिमाचल का जो मेन व्यवसाय है, उन्होंने इसको काफी प्रभावित हुआ है। और व्यवसाय सारी आप देखें किस जगह इसका असर नहीं पड़ा, पूरी दुनिया को उलटफेर जिसको कहा उस तरह से हुआ, तो उसका सीधा असर हिमाचल पे भी पड़ा है। तो कोई ऐसा क्षेत्र मुझे नहीं है अश्विनी जी जो कि अछूता रहा हो। नहीं, हमें लगता था कि जब 2020 खत्म हुआ तो कुछ उम्मीद बनी थी शायद हम कोविड से बाहर आएंगे, पेंडेमिक से, बट ऐसा नहीं हुआ। रचना जी, आप सीनियर मोस्ट मेंबर है पब्लिक सर्विस कमीशन में, जहाँ के लोगों को रोजगार दिया जाता है, सिलेक्शन होती हैं, किस तरह से आपने दोबारा उसको बैक टू द रेल्स जैसे लाया आपने? अश्विनी जी, बहुत अच्छी बात पूछी आपने। एक्चुअली ये वो टाइम था जब लोगों का एजुकेशन कंप्लीट होता है, लोग नौकरी की तरफ जाते हैं, तो एक तो पढ़ाई नहीं कर पाए और जो एप्लीकेंट्स थे वो अप्लाई नहीं कर पाए क्योंकि वो फेज़ ऐसा था, डिग्री मिली नहीं, जॉब के लिए वो जा नहीं पाए। दूसरा, जो मैं 21 और 20 दोनों की कॉम्बो में बात करती हूँ, जो 20 इनिशियली शुरू हुआ था, मार्च में लॉकडाउन हुआ था और जून तक चला था, प्रॉब्लम जून एंड तक चला था, तो 6 महीने तो 3-4 महीने तो यही समझ में नहीं आया कि करें क्या, क्या ना करें, मतलब सबके लिए ये नई चीज़ थी। लॉकडाउन हुआ, धीरे धीरे हम लोग बैठे कमीशन में, हमने डिस्कस किया कि कितना लंबा चलेगा। जैसे जैसे सरकारें थोड़ा काम पे चलती रही, तो हमने सोचा कि अगर यही लंबा चलता रहा तो हम कैसे इस चीज़ को करेंगे। वैसे मुझे बहुत खुशी हो रही है इस बात को बताते हुए कि हमारी पूरी टीम ने बैठे फ्रीक्वेंटली हम फ़ोन पे बात की, ऑडियो कॉन्फ्रेंस करी, वीडियो कॉन्फ्रेंस करी, घरों से ही जब लॉकडाउन था, तो ये प्लान किया कि जो हमारा रुके हुए हैं, हमारे चैलेंजेस थे 3-4 बहुत मेजर एग्जामिनेशन थे, जिसमें स्कूल कैडर लेक्चरर्स के थे। क्लास 3 होता है, हम लोग एग्जामिनेशन कंडक्ट कराते हैं, इसमें इंटरव्यू प्रोसेस नहीं होता, तो ये कैसे करें, इसमें वॉल्यूम बहुत ज़्यादा था। ये वॉल्यूम तब का था जब कोविड नहीं आया था, तो वो स्क्रीनिंग हो गई, सब कुछ हो गया, अब पेपर कैसे कंडक्ट किया जाए, तो ये बहुत बड़ी चुनौती थी। और इतने सारे लोगों को मैनेज करना, छोटे छोटे तो चलो हम कर पाए बीच बीच में, तो उसके लिए ये प्लान किया गया कि हम अपने एक तो डिस्टेंसिंग को, जैसे कोविड प्रोटोकॉल को करते हुए हमें एक की जगह 2 हॉल लेने पड़े, और दो जो कोविड से इफेक्टेड कैंडिडेट्स थे उनके लिए फिर हमने अलग किए, होम आइसोलेशन वालों के लिए भी अलग, मतलब हर सेंटर में हमने अलग प्रोविजन किया, उनके जाने का रूट अलग, आने का रूट अलग, और पूरा सिस्टम को फॉलो करते हुए इवन हमने ना सिर्फ रिटन एग्जामिनेशन कंडक्ट कराए, बल्कि ये दूसरा हमने ये किया कि हमने सारा का सारा कन्वर्ट कर दिया डिजिटल में, ऑनलाइन एप्लीकेशन मंगवानी, किसी को फिजिकली नहीं आना पड़ा, तो सारी स्क्रीनिंग चेकिंग हमने डिजिटल में। अश्विनी जी, ये सिर्फ सर्विस कमीशन की बात नहीं थी, मुझे लगता है कि इस दौर ने हर व्यक्ति को काम करने के लिए डिजिटल मोड में कन्वर्ट कर दिया, एजुकेशन को डिजिटल में कन्वर्ट कर दिया, हमने कन्वर्ट किया। तो हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन प्रोबेबली देश का पहला ऐसा सर्विस कमीशन था जिसने कोविड के क्रूशियल दौर के इमीडिएट बाद फर्स्ट एग्जामिनेशन कंडक्ट। और आपको मैं बताऊं, अब हम इस बात के लिए प्रिपेयर हो गए हैं कि हमें एक्चुअल करवाना ही नहीं है, मतलब हमें सारा डिजिटल मोड में लाके, इससे हमारा टाइम भी कम लग रहा है और हम बिल्कुल पूरी तरह से प्रिपेयर्ड हैं कि हम कैसे ऑनलाइन वर्किंग की ये बहुत अच्छा है। और हमें बहुत अच्छे रिस्पॉन्सेज भी मिले हैं, जो बच्चे अपीयर हुए हैं, सिलेक्शन हुए हैं जिनकी। डॉक्टर शशिकांत, मैं आपसे पूछूंगा, जिस तरह से एवोल्यूशन हुआ टेक्नोलॉजी का, एजुकेशन में भी बहुत फ़ायदा दिया है, और इसके साथ साथ एक जो दूसरा एस्पेक्ट नज़र आया, वो लोग काफ़ी लॉकडाउन के दिनों में जब ये पेंडेमिक था, स्ट्रेस बहुत हुआ लोगों को, एंजाइटी है, डिप्रेशन हुआ, ये आपके नोटिस में भी कुछ चीज़ें ऐसी आई? इस साल की सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो ये भी रही, लोग डिप्रेशन में चले गए, जॉब लॉसेज हुए, तो आपने इस तरह के कुछ केस स्टडीज़ किए हैं? बिल्कुल अश्विनी जी, जैसा आप देखें कि मीडिया इंडस्ट्री मुझे लगता है सबसे ज़्यादा इफेक्टिव रही, पर्टिकुलरली प्रिंट मीडिया, और हम तीनों प्रिंट मीडिया से ताल्लुक़ रखते रहे हैं, इसलिए थोड़ा ज़्यादा अगर आप देखें, मुझे लगता है एक
जो भविष्यवाणी प्रिंट मीडिया के बारे में हमेशा होती रही है, जैसे जब इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आया या जब दूसरा सोशल मीडिया आया, और हमेशा कहा गया कि अखबारों का जो है अब बहुत ज़्यादा लंबा समय नहीं है, अब नई जनरेशन अखबार नहीं पढ़ना चाहती, तो कई तरह की प्रेडिक्शन पूरी दुनिया में हुई, बड़े बड़े अखबार बंद हुए, वाशिंगटन पोस्ट, और यूएस में जिस तरह से सिचुएशन वहाँ से शुरू हुई वो इस पेंडेमिक की वजह से बहुत फास्ट हो गई। और आपने देखा होगा कि एक अफवाह उड़ी कि अखबारों से भी ये फैलता है, कोरोना फैलता है। तो क्या हुआ कि डबल एक चुनौती जो थी अखबारों को सहनी पड़ी। एक तो पेंडेमिक में सर्कुलेशन वैसे बहुत मुश्किल था, दूसरा लोगों को ये वहम हो गया कि अगर आप अखबार लोगे तो शायद कोरोना आपके घर आ जाएगा। उसके बाद आप देखो जो 22 पेज 25 पेज का अखबार थे वो 10 पेज के छपने लगे, एडवर्टीजमेंट्स का रेवेन्यू कम हो गया, और उसके साथ उसका डायरेक्ट असर उनकी जॉब्स पे पड़ा। तो जितने जर्नलिस्ट हैं 30% कट, 40% बड़े बड़े नेशनल न्यूज़पेपर्स के स्टाफ पे लगे हैं। और एक सिचुएशन ऐसी आई जो कहा जाता था कि शायद एक भविष्यवाणी थी, सच थी या झूठ थी, कि 2040 में दुनिया का आखिरी अखबार छपेगा, नॉर्मल सर्कमस्टांसिस में वो भविष्यवाणी की गई थी। वो भविष्यवाणी 2020-21 में सच होती दिखाई दे रही थी। और अभी भी अखबार पूरी तरह से खड़े नहीं हो पाए। अभी थोड़ी देर पहले आपने भी कुछ एग्जांपल दिए, और हम भी देख रहे हैं कि बड़े बड़े अखबारों को इतने फाइनेंशियल लॉसेज हैं। तो एक बहुत बड़ा असर इसका पड़ा, जिस वजह से डिप्रेशन बढ़ा। और ये प्राइवेट सेक्टर में जो स्थिति पैदा हुई वही अखबारों में और मीडिया में हुई। और खास तौर पर जो आप देखते हैं कि ज़्यादातर मुश्किल मुझे लगता है ये अनसर्टेनिटी वो रही जो कि प्राइवेट सेक्टर के एम्प्लॉइज थे। सेकंड उनकी रही जो फ्लैट्स में रह रहे थे, जैसे बड़े बड़े शहरों में, मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में या दूसरे शहरों में, जिनके जो लॉकडाउन के दौरान फ्लैट्स में सिमट के रह गए। हालांकि गाँव में उतनी दिक्कत नहीं आई, लोग जिनके घर के बाहर आंगन थे या जो बाहर निकल सकते थे वो थोड़ा फिर भी लॉकडाउन में अपने आप को उन्होंने थोड़ा ताज़ा हवा में आने का मौका रहा। पर जो फ्लैट्स में रहे वो लोग बहुत डिप्रेशन में गए। चलिए, हर सिचुएशन के बाद एक उम्मीद भी जगती है। अब हिमाचल प्रदेश में 100% वैक्सीनेशन हो चुका है दोनों डोजेस का, और सरकार अब बच्चों की डोजेस का भी प्लान अनाउंस कर चुकी है। अभी कुछ दिन पहले देश के प्रधानमंत्री मंडी में आए, उन्होंने काफ़ी बड़े बड़े प्रोजेक्ट हिमाचल प्रदेश में लॉन्च किए हैं, और उन्होंने सरकार को ये भी कहा कि उन्होंने अच्छा काम किया है, वैक्सीनेशन में हिमाचल नंबर 1 है। तो यहाँ हम पहले सुनेंगे कि मुख्यमंत्री ने उस दौरान क्या कहा। आज यहाँ हिमाचल प्रदेश इस देवभूमि में पधारे हैं, और देवभूमि हिमाचल प्रदेश में हमारा ये सौभाग्य है कि हिमाचल प्रदेश के इतिहास में पहली बार कोई प्रधानमंत्री एक दिन में एक स्थान पर एक समय में 11,000 से 11,500 करोड़ रुपए के उद्घाटन और शिलान्यास एक साथ करने जा रहे हैं। हम इस पे बात कर रहे थे कि कितने बड़े बड़े प्रोजेक्ट वहाँ पे लॉन्च किए। प्रधानमंत्री जी भी कुछ कह रहे थे, शायद अभी प्रधानमंत्री जी का भी एक क्लिप मुझे लगता है अभी आना है। चलिए। इन 4 वर्षों में 2 साल हमने मजबूती से कोरोना से भी लड़ाई लड़ी है और विकास के कार्यों को भी रुकने नहीं दिया। बीते 4 सालों में हिमाचल को पहला एम्स मिला, हमीरपुर, मंडी, चंबा और सिरमौर में 4 नए मेडिकल कॉलेज स्वीकृत किए गए। हिमाचल की कनेक्टिविटी को सशक्त करने के लिए अनेक विध प्रयास भी जारी हैं। चलिए देखिए, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बोल रहे थे, और इन्होंने 27 को जो 3 फंक्शंस थे वहाँ पे, एक हिमाचल प्रदेश सरकार के 4 साल पूरे हुए, दूसरा नई उसमें इलेक्शन ईयर में एंटर कर रहे हैं, हिमाचल प्रदेश के 50 साल पूरे हुए, 4 साल सरकार के पूरे हुए, और अमृत महोत्सव आज़ादी का, तीनों को क्लब करके हमारे पास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे थे। और उन्होंने पहली बार 11,000 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट लॉन्च किए, हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट थे, कुछ का फाउंडेशन स्टोन रखा, और इसके अलावा एक बहुत दूसरी जो बड़ी उपलब्धि थी, 28,000 करोड़ रुपए के ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी, जो इन्वेस्टमेंट्स हिमाचल प्रदेश में आएंगी।
तो डॉक्टर रचना, आप बताएंगे कि किस तरह से हिमाचल प्रदेश की उपलब्धियों में ये चीज़ें शामिल होंगी? मुझे लगता है कि सबसे बड़ी जो अभी हमें दिख नहीं रही है, जैसे अटल टनल के दौरान आप सब हम ही थे जब उन्होंने शिलान्यास रखा और उसका इतने टाइम बीतने के बाद अब जब टनल बन के सामने आई, तो सेम उसी तरह से रेणुका बांध की बात अश्वनी जी मैं करना चाहूँगी, क्योंकि रेणुका बांध न सिर्फ हिमाचल का एक एसेट है बल्कि दूसरे देश के बड़े राज्यों का, उत्तर प्रदेश को रेणुका बांध से पानी जाएगा, वहाँ के लोग प्यास बुझाएंगे, दिल्ली बुझाएगा, राजस्थान जाएगा, हरियाणा जाएगा, सबसे ज़्यादा शेयर हरियाणा को मिलेगा, उसके बाद आपका उत्तर प्रदेश को मिलेगा। मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ा बॉटलनेक था कंट्री में कि सारे राज्यों में अंतर्राज्यीय समझौता ना होने के कारण ये सिरे नहीं चढ़ पाया। ये तभी संभव हुआ जब केंद्र और राज्यों के सहयोग से सारी चीज़ें मैच्योर हुई हैं। तो अभी इनका शिलान्यास हुआ है, जब ये बनकर तैयार होगा मुझे लगता है ये नायाब तोहफा होगा हिमाचल का देश के लिए। दूसरा, आपका जो इन्वेस्टर्स मीट वाली बात आपने कही है, ये सेकंड ग्राउंड ब्रेकिंग थी। मुझे लगता है कि निवेशकों के लिए इतना खुला निमंत्रण किसी भी देश की समृद्धि और रोजगार के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होता है। क्या क्या चीज़ें होने वाली हैं अगले साल जो जिनकी हम उम्मीद कर रहे हैं? एक तो मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने वहाँ अनाउंस किया, मंडी में प्रधानमंत्री को इनवाइट किया कि एम्स बिलासपुर कंप्लीट होने वाला है और मैं खुला निमंत्रण देता हूँ कि आप आइए। इसके अलावा और क्या क्या उम्मीदें क्या है अगले साल से? देखिए, सबसे बड़ी उम्मीद तो अश्विनी जी मैं समझता हूँ कि अगर ओमिक्रॉन के साए में, डर के एक साए में हम पिछला साल बिता रहे हैं और अगले साल में प्रवेश कर रहे हैं, और अभी तक ये पूरी तरह से नहीं कहा जा रहा है कि क्या स्थिति पैदा होगी, पूरी दुनिया इस तरफ नजरें गड़ाए बैठी है। तो मुझे लगता है कि सबसे बड़ा चुनौती जो है, मुझे लगता है इस बार कि पिछली कमियों से हम सीखें और जो पिछली बार जब हमने कोरोना को टैकल किया उससे जो अनुभव हमें हुए हैं, उसके बाद मुझे लगता है कि हिमाचल सहित पूरे देश को या पूरी दुनिया को हमें जब अगले साल में प्रवेश करना है तो इस सारी स्थिति का जो भी हम अचीवमेंट्स अपनी रखना चाहते हैं वो सारे हमें ओमिक्रॉन के साए में ही रखनी पड़ेंगी। तो मुझे लगता है कि सबसे बड़ी चुनौती जो आने वाले वर्ष में, एक तो जैसे आपने कहा, इन्होंने रचना जी ने बताया, आपने भी बताया कि 11,000 करोड़ के प्रोजेक्ट्स अभी लॉन्च हुए हैं, उनकी प्रगति तभी संभव हो पाएगी यदि वातावरण और हमारा माहौल ठीक है। उनको चैलेंज है वो है रोजगार का, एम्प्लॉयमेंट का, ग्रोथ का जो पीछे चली गई, फाइनेंसिस का, लोगों के साथ कनेक्ट का, और जो ये हर घर में प्रॉब्लम हुई है उसको दोबारा बैक ट्रैक लेके आना। अगले साल चुनाव होंगे तो उस चुनाव के दौरान किस तरह की स्थिति रहती है वो सारी चीजें देखने वाली। एक डॉक्टर शशिकांत उपलब्धि जो है, क्योंकि प्रधानमंत्री जब आए तो एक एग्जीबिशन वहाँ पे लगाई गई थी, जीरो बजट फार्मिंग। हिमाचल प्रदेश एक बहुत अच्छी उपलब्धि उसमें हासिल कर रहा है। जीरो बजट फार्मिंग किस तरह से हिमाचल प्रदेश को ट्रांसफॉर्म कर सकता है? देखिए, इसकी वजह रही आचार्य देवव्रत जो हिमाचल के राज्यपाल रहे, और उन्होंने देश में सबसे पहले हिमाचल को मॉडल स्टेट के तौर पे जीरो बजट फार्मिंग के तौर पे अपनाया, यानी कि प्राकृतिक खेती, और अब उसको पूरा देश अपना रहा है। गुजरात में आज वो गुजरात के राज्यपाल है तो वहाँ इस पे लिया गया है, और अब पूरे देश के लिए इसकी एक नई नीति बन रही है जो आने वाले समय में सबके सामने आने वाली है। जाते जाते हम बात करेंगे जो वैक्सीनेशन बच्चों का अभी कल प्लान अनाउंस किया, वो किस तरह से बच्चों को सुरक्षित करेगा, और क्योंकि बच्चे जब घर जाते हैं स्कूलों से आके पेरेंट्स को भी इन्फेक्ट करेंगे, तो पेरेंट्स को किस तरह से उनको मुझे लगता है कि सबसे बड़ा तोहफा जो है 22 में बच्चों को ये इसलिए मिलेगा क्योंकि बच्चों के बारे में किसी ने नहीं सोचा। वो 2 साल लगभग घरों में रहे, मतलब इस एज ग्रुप के 15 साल तक के, पहली 1 साल से लेकर अब ये जो बच्चों के साथ सेफ मूवमेंट कर पाएंगे, जैसे अप्रूवल मिली है 13 से 15 में, और उसके छोटे वालों को भी मुझे लगता है, आई होप कि अगले साल ये भी हो जाएंगे, तो कम से कम एक खुला माहौल मिलेगा। ये वापस नॉर्मल परिस्थितियों में स्कूल जाना, लोगों से मिलना, ये करना, अदरवाइज इनको साइकोलॉजिकली नहीं। उसके साथ साथ ये भी हो रहा है कि जो 60 साल से उम्र के हैं लोग हैं उनको भी बूस्टर डोज मिलेगी, वो बहुत सुरक्षित हो जाएंगे। तो इस 2000 जो हमारा राउंड अप 2021 था, मुझे लगता है कि हमने काफ़ी, जो एक दृश्य में सबके देखा, चीज़ें बहुत हुई हैं और कई सारे देके गया, बहुत सारे हमारे कुछ पेन्स भी दी हैं, कुछ खुशियाँ भी दी हैं, तो उस पे हम चर्चा कर रहे थे। तो अभी कोई आपके दिमाग में कोई ऐसी चीज़ आ रही हो कि अगले साल किस तरह से हमें आगे बढ़ना चाहिए? देखिए, मुझे अश्विनी एक बात लगती है कि सबसे इम्पोर्टेंट जो इस कोरोना ने हमें कुछ, इसका जो पॉजिटिव चीज़ है जो अभी भी टच की थी थोड़ा पहले, रचना जी ने भी कहा, आपने भी कहा, कि कुछ एडवांसमेंट हो गई टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में। आज अगर चीफ सेक्रेटरी एक मीटिंग करते हैं डिप्टी कमिश्नर्स के साथ, तो वो अब ऑनलाइन मीटिंग चल रही है।
जो कि पहले से होना चाहिए था। पूरी दुनिया उस दिशा में जा रही है, जो हमने बहुत जल्दी सीख लिया। आज अगर कोई अपॉइंटमेंट्स हो रही हैं, जैसे इन्होंने कहा कि, तो वो बहुत सारी जगह पे, जैसे मैं गुजरात यूनिवर्सिटी में अगर कहीं हमें अपॉइंटमेंट्स करनी है तो ऑनलाइन हम कर रहे हैं। पीएचडी का वाइवा, जिसमें कि गाइड को बुलाने के लिए बहुत मशक्कत करनी पड़ती थी, मैं अगर एजुकेशन क्षेत्र की बात करूं, आज वो ऑनलाइन हो रहा है। तो ये बहुत सारी चीज़ें जो एडवांस हो गई, जी जी, जो मुझे लगता है आने वाले 10 साल में हम लोग वो चीज़ सीखते, जो ये जल्दी आ गई। तो आने वाले वर्ष में कोई भी स्थिति पैदा होगी, ये चीज़ जिस लेवल पे हम पहुंच गए हैं, ये इम्प्रूव ही होगी। डॉक्टर रचना, युवाओं के लिए क्या उम्मीद है जो नौकरियों की उम्मीद लगाए रखे हैं? देखो, हर किसी को सरकारी नौकरी के एक लिमिटेशंस होती हैं, हर किसी को सरकारी नौकरी मिलना संभव भी नहीं होता है। मेरा तो यही मानना है कि अपनी ऑप्शन 2 ज़रूर रखना चाहिए। अगर ऐसे कोर्सेज़ बच्चों को ऑप्ट करने चाहिए जो स्वरोजगार की तरफ भी लेके जाएं। सरकारी मिले तो एक अच्छी बात है, ना मिले तो कम से कम प्रदेश का यूथ जो है वो बेरोजगार नहीं रहना चाहिए, चाहे वो एग्रीकल्चर सेक्टर है, हॉर्टिकल्चर है, टूरिज्म है, उसमें इतने सारे कोर्सेज गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस किए हैं। तो उनको एक लिमिटेड कोर्सेज के बजाय ये जॉब बेस्ड कोर्सेज की तरफ जाना चाहिए। डॉक्टर शशिकांत, हमारे पास सिर्फ 1 मिनट रहा है। हमारे कुछ विभूतियाँ इस प्रदेश से गई हैं, उनको किस तरह से श्रद्धांजलि देंगे और कौन कौन लोग थे? देखिए, मुझे लगता है एक तो सबसे बड़ी बात है कि वीरभद्र सिंह जी को हमने खोया है, बरागटा जी को हमने खोया है, उसके अलावा बाली जी को हमने खोया है जो मिनिस्टर हैं, और बड़े तीनों ही बड़े जुझारू नेता थे। लंबे समय तक इन्हें याद रखा जाएगा, और हिमाचल का इतिहास जब भी लिखा जाएगा, मंडी के सांसद रामस्वरूप शर्मा जी गए, और उस वजह से वहाँ का उपचुनाव हुआ, और 3 उपचुनाव और हुए जो इस साल की महत्वपूर्ण घटनाएं रही, और मुझे लगता है उन्होंने भी राजनीति पे असर डाला। तो कुल मिला के ये साल, जैसे हमें बात करी कोविड में, हमें बहुत लोगों को खोना पड़ा, अपनों को खोना पड़ा, बट आगे उम्मीद करते हैं कि हमारा जो आने वाला वर्ष है 2022 बहुत शुभ रहेगा, और हमें कोविड के साथ जीना सीखना पड़ेगा। हमें प्रिकॉशंस अभी भी लेनी पड़ेंगी, सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क, हैंड वॉश, वो सारे चीज़ें जो प्राइम मिनिस्टर खुद बोल रहे हैं, नरेंद्र मोदी जी, लोगों को। तो मुझे लगता है कि उनके साथ हमें जीना पड़ेगा, और उम्मीद करते हैं कि 2022 हमारे लिए कुछ ना कुछ नया लेके आएगा, जिसमें हम इस पेंडेमिक को भी ख़त्म होते देखेंगे और इसके साथ जीना भी सीखेंगे, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि बीमारी ख़त्म होने वाली नहीं, अभी है, और हमें इसके बचाव के भी कई पहलुओं पे ध्यान रखना पड़ेगा। धन्यवाद बहुत बहुत डॉक्टर शशिकांत, डॉक्टर रचना गुप्ता। आपका भी अश्विनी जी बहुत बहुत धन्यवाद।